यूपी और महाराष्ट्र दोनों जगह अमित शाह और उनका गुज्जू सिंडिकेट जो है, उनके प्रति बहुत ज़्यादा क्रोध है, बहुत ज़्यादा। आप सोच नहीं सकते इतना क्रोध है क्योंकि हमने ग्राउंड पे देखा है। कितनी चीज़ें असंवैधानिक करेंगे प्रधानमंत्री और फिर जाके संविधान के पैर पर छुएँगे। ये सब जो नाटक है उनका तो पुराना है, लेकिन खैर उस महाराष्ट्र में कुल मिलाकर और यहाँ के सारे प्रोजेक्ट्स गुजरात ले गए, एकनाथ शिंदे की मदद से। सर, नरेंद्र मोदी की सरकार गिराने के लिए कोई भी एक तीली काफ़ी है और वो तीली गडकरी खुद है। राष्ट्रपति देश की मुखिया हैं, उनके हाथ से ये दही खिलाने का जो फोटो आया है उच्चतम पद के लिए पूर्ण सम्मान के साथ, लेकिन ये अपने आप में आपको क्वेश्चनेबल नहीं लगता है? क्या राहुल गांधी अगर जाते तो राहुल गांधी को वो दही खिलाती? नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हमारे साथ हैं राजू पारुलेकर जी, महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार। राजू भाई, बहुत स्वागत। नमस्ते। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश वो दो स्टेट हैं जिन्होंने सबसे बड़ा शॉकर दिया है। राजस्थान से भी शॉकर मिला है, 11 सीटें तो सोची ही नहीं थी भारतीय जनता पार्टी ने कि चली जाएंगी, लेकिन महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दो बड़े राज्य हैं। 42 सीटें यहां पर, 80 सीटें वहां पर। और महाराष्ट्र इसलिए भी बहुत खास बन जाता है कि वहां एक चलती हुई सरकार को गिरा कर भी मैं नहीं कहूंगा, तोड़ कर, खरीद कर, जो भी जितना भी बुरा शब्द मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, उतने घटिया तरीकों से वहां पर एक सरकार बनाई गई जिसको मैं हमेशा कहता हूं टुकड़ों की सरकार। शिवसेना का एक टुकड़ा ले लिया, एक टुकड़ा खरीद लिया अजित पवार को, और भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी थे उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया और सरकार बन गई। सरकार जब से बनी है तब से ही महाराष्ट्र को जानने वाले लोग जानते हैं कि उनको दिक्कतें अपने तरीके की अंदर अंदर चल रही हैं। सरकार बनने के तुरंत बाद में गया था और पुणे गया था मैं, और उसके आसपास के इलाकों में जाना पड़ा था मुझे, तो वहां जितने बैनर दिख रहे थे अजित पवार के, सब पर शरद पवार का पोस्टर, फोटो जरूर था। बिना शरद पवार के फोटो के कोई भी अजित पवार की के बैनर्स में नहीं देख पा रहा था। और जो लोगों से बात हो रही थी उससे भी चीजें समझ में आ रही थी। तो ये टुकड़े टुकड़े की जो सरकार थी, जिसको संवैधानिकता दिलाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने दिया, क्या कैसे दिया उस पर मैं बहुत डिटेल नहीं बात करने जा रहा हूं। एक तो इस चुनाव में उन टुकड़ों के सहारे मोदी जी ने कहा था कि असली शिवसेना नहीं है, नकली शिवसेना है। तो जनता ने यह साबित कर दिया कि असली कौन है, नकली कौन है, नंबर एक। दूसरा, शिवसेना छोड़कर या फिर अजित पवार को छोड़कर जाने वाले बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सिर्फ वॉशिंग मशीन के चक्कर में गए थे, डर से गए थे, जो दिल से अपनी पुरानी पार्टी के पास थे। और एक बार जब ये फिसर्स दिखाई दिए हैं लोकसभा चुनाव की हार के बाद, हार मैं कह रहा हूं महाराष्ट्र के अंदर, तो वहां पर ढेर सारी कहानियां, किस्से आने शुरू हो गए हैं। अजित पवार की मीटिंग में सांसद नहीं आए, विधायक नहीं आए। वहां शिवसेना के जो लीडर हैं उन्होंने कहा है कि ये जो इंडिया गठबंधन है इसके लोगों से फालतू का ज्यादा मिलो मत। तो एक फिसर दिखाई दे रहा है, और वो फिसर खतरे के रूप में दिखाई दे रहा है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, जो इस बार 242 पर आने के बाद बहुत विनीत हो गए हैं सबके साथ। अभी एक भी सिंगल फोटो उनका नहीं आया है। तो फ्रेम से बाहर करने का काम महाराष्ट्र कर सकता है क्या, राजू भाई? देखिए, यूपी और महाराष्ट्र में एक बात समान है। यूपी और महाराष्ट्र दोनों जगह अमित शाह और उनका गुज्जू सिंडिकेट जो है, सिंडिकेट गुज्जू यानी गुजराती लोग नहीं, लोग तो उनके विक्टिम है वहां के भी, लेकिन वो उनका गुज्जू सिंडिकेट है, उनके प्रति बहुत ज्यादा क्रोध है, बहुत ज्यादा। आप सोच नहीं सकते इतना क्रोध है क्योंकि हमने ग्राउंड पे देखा है। वो अमित शाह ने भी नहीं देखा होगा, उतना हमने देखा है। एक बात दोनों में कॉमन है, क्यों यहाँ इंटरफेरेंस उनका जो है वो किसी भी हद तक बढ़ गया था। और वो सरकारी जो मशीनरी का इस्तेमाल माफिया की तरह कर रहे हैं, जबकि रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया उन्होंने। और वो जी। सरकार जो गिर गई, आप समझिए कि 5 एमपी उद्धव के साथ रहे, उसके 9 हो गए। हालांकि 10 हो जाते, लेकिन एक वो सीट पे कंट्रोवर्सी अभी भी चल रही, कल भी मैंने उस पर लिखा है। टेक्निकली वो सीट जीती नहीं है, लेकिन 5 के 9 हो गए और इनके पास 11 थे, उसके 7 हो गए। और मैं ये भी कहता हूं कि इनका सिंबल इन्होंने चुराया। एक तो वो चुराया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ असंवैधानिक है करके छोड़ दिया, रिजाइन करने के लिए नहीं कहा, बाकी कुछ भी नहीं कहा। ये सारी कल जब एकनाथ शिंदे और अजित पवार वहां खड़े थे, तो मैंने बोला कितनी चीजें असंवैधानिक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और फिर जाके संविधान के पैर पर छुएंगे। ये सब जो नाटक है उनका तो पुराना है, लेकिन खैर उस पर नहीं जाते। तो महाराष्ट्र में हालत ये है सर कि
वैसे एक राजू भाई, एक मिनट में आपको रोक के जो नाटक है उस पर सिर्फ एक लाइन कहना चाहता हूं कि वो जिसका पांव पकड़ते हैं उसका खींचते जरूर हैं, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे पुरानी संसद हो, चाहे संविधान हो। बस ये हुआ कि संविधान के पांव बहुत गहरे जमे हुए हैं हमारी धरती में, हमारे प्यारे भारत में, तो उसको लड़खड़ा पाना इतना आसान काम नहीं है। उसकी रक्षा के लिए हमारे आप जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग खड़े हैं। नहीं, और सबसे बड़ी बात, अभी वो संविधान के जो पैर छू रहे थे, वो मन में यही था कि इसको गांधी, नेहरू और अंबेडकर का संविधान है जो इसको हम गोडसे का बना देते हैं, यही मन में रहेगा उनके, क्योंकि वो पूरा गोडसेवादी है। उनके कोई विचार आचार में कोई गोडसे का यहाँ वहां अंतर नहीं है। लेकिन समस्या ये है सर, हिंदी जो, महाराष्ट्र पे आते हैं, हाँ महाराष्ट्र वही पे आते महाराष्ट्र में हैं। गोडसे, जी गोडसे सर महाराष्ट्र पे ही आया हूँ मैं गोडसे की हाँ, बात जी 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 करने। जी जी, तो बिल्कुल। आरएसएस ही महाराष्ट्र का है, तो वो सॉरी सर, इसलिए क्योंकि उपज महाराष्ट्र की आरएसएस जो आपको हेडेक बिल्कुल होता है। तो, बिल्कुल है, तो बिल्कुल। उद्धव है, पवार साहब है, और जो पवार ने तो स्ट्राइक रेट 80% दिखाया है सर, वो चुप नहीं बैठेंगे। देखिए, इनके साथ कोई इनकी राजनीतिक जीत या हार नहीं हुई है सर, इनके परिवार तोड़े गए। इनके परिवार के हर सदस्य को अमित भाई ने ईडी आईटी लगाकर बहुत तकलीफ दी, बहुत, रात नहीं दिन नहीं सबको। जबकि आखिरी जो रविंद्र वायकर आए, उन्होंने तो ये कहा कि किसी पे भी ये वक्त ना आए, इतने करीबी है वो उद्धव के। वो बोले मैं 8 गोली लेता हूँ, मेरी बीवी को और बेटी को पकड़ने की धमकी दी, तो मैं क्या करूं। उद्धव साहब की वाइफ जो है रश्मि वैनी, उन्होंने कहा कि जाइए आप, वो आप फिक्र मत करिए हमारी, हम करते हैं जो करना है। सर ये कोई तरकी तो महाराष्ट्र में कुल मिलाकर, और यहाँ के सारे प्रोजेक्ट्स गुजरात ले गए एकनाथ शिंदे की मदद से। अब आपको समझ में आया होगा, कल प्रफुल्ल पटेल जो यहाँ के महाराष्ट्र के बताते गोंदिया के है वो, लेकिन वो आखिर पटेल निकले, ऐसा लोगों में भावना है, क्योंकि वो गुजरात सिंडिकेट के साथ हाथ मिलाकर उनका 180 करोड़ का जो इसके उनके ऊपर वो लगाया था, ईडी ने जो ये लगाया था, अटैच की थी प्रॉपर्टी, वो छोड़ दी खुली, उनको सफेद कर दिया गया वॉशिंग मशीन बीजेपी मोदी शाह में, और अब वो शायद वो मंत्री भी बन सकते। तो ये जो एंगर है ना, वो ज्वालामुखी की तरह है महाराष्ट्र में, और उसको रिप्रेजेंट पवार और ठाकरे कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं, विधानसभा की दूर बात सर, नरेंद्र मोदी की सरकार गिराने के लिए कोई भी एक तीली काफी है, और वो तीली गडकरी खुद है। आप देखा आपने गडकरी जिस तरह से बैठे थे, गडकरी तो महाराष्ट्र के हैं, और पवार साहब, ठाकरे, देखिए एक गडकरी का इंटरव्यू मैं आपको याद दिलाता हूँ, ये कल की बात तो लोगों ने देखी, लेकिन एक इंटरव्यू में उनको पूछा गया कि शिवसेना जो भाजपा के साथ है, तो उन्होंने रोक लिया, बोला शिवसेना भाजपा के साथ नहीं है। तो उनको पूछा गया, नहीं नहीं वो शिंदे की शिवसेना, हाँ वो बात कर रहे हो, ऐसा उन्होंने कहा, वो शिवसेना नहीं है बोले। तो बात यह है कि इतने डीप उनके रिश्ते हैं सबके साथ, और पवार साहब और उनके तो बहुत ज्यादा करीब रिश्ते हैं, ठाकरे साहब और उनको यानी बच्चे की तरह उनको बाला साहब ने वो किया है। तो और वो क्या है कि वो मैन ऑफ वो है कि वो अब मानते हैं कि जिसने कृतज्ञता हो, जो भाव होता है, जैसे जो मोदी और शाह में नहीं है, मनुष्य, जो मनुष्य होता है। मनुष्य भाव जो है उनमें है अभी भी। तो ऐसे बहुत बीजेपी वाले हैं जिनमें है, लेकिन अब क्या है कि इनकी जो पूरी सफोकेशन है, हमारी जो सफोकेशन थी 10 साल सर, वो बीजेपी तक पहुंच गई, बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी तक पहुंच गई, और महाराष्ट्र में वो तो दिखाई देता है, यहां तक कि आरएसएस में भी दिखाई देने लगा। तो ये सरकार सर बाहर से तो कमजोर है ही, क्योंकि आप देखिए चंद्रा बाबू के बेटे ने मांग की पेगासस की इंक्वायरी की जाए, तो पहले अच्छा, ही वो दिन, बहुत इंपॉर्टेंट है राजू भाई, उस पर रुक के बात करनी पड़ेगी, अलग से एक क्वेश्चन ले लेंगे उस पर। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार में जाते ही उन्होंने मांग की कि पहले पेगासस की जांच कराओ। तो तो अमित किस अमित उद्देश्य अमित से शाह पे अंदर किस गए तरह हैं का वो गुस्सा आप समझना चाहिए। समझिए, सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल अमित शाह बिल्कुल, पे वो किस किस तरह का उद्देश्य से अंदर गुस्सा गए है समझ लोगों ने में आ रहा है। देखिए, उत्तर से दक्षिण तक जिस तरह का गुस्सा है वो महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कैरी करता है, क्योंकि हम एक बॉर्डर शेयर करते हैं, और भारत में आपको मालूम है फेडरल स्ट्रक्चर में एक बॉर्डर जो राज्य दो शेयर करते हैं, उनमें एक अपने आप तनाव होता है, जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक, सब जगह हर जगह होता है। तो ये जो सीन है ना सर, उसको चरम पे लेके गए, और इनके सिंडिकेट और इनके जो क्रोनीज है, महाराष्ट्र क्या सोचता है, जो यूपी भी सोचता है, हमारे जवान हैं वो बॉर्डर पे लड़ते हैं, हमारे जो किसान हैं वो खेत उगाते हैं, और ये गुजराती पैसा लेके भाग जाते हैं देश का। हम देशभक्त है, और देशभक्ति सिखाने के लिए गुजराती दोनों आ जाते हैं हमारे यहाँ पर। ये भावना है महाराष्ट्र की, और यही उत्तर प्रदेश की भावना है सर, और बीजेपी में भी ये भावना है सर। मुझे संघ का एक बहुत बड़ा नेता है, बहुत बड़ा, आजकल मोदी से ज्यादा उसके यहाँ गाड़ियां खड़ी रहती है दिल्ली में, वो महाराष्ट्र के हैं। उन्होंने मुझे फोन करके बोला, यार ये गुजराती लोग क्या समझते हैं अपने आप को,
हमने संघ को खड़ा किया। तो ये भावना से अंदर से पूरा हो गया। इसलिए बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक पहले मोदी ने नहीं बुलाई सर। पहले मोदी ने एनडीए का खत लिया, फिर अब राष्ट्रपति जी ने सारे संकेत को छेद दिया और उनको दही वही खिलाया। तो मुझे लगता है दूसरी पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा, दूसरी पार्टी का, तो उनको क्या दही वड़ा खिलाएगी राष्ट्रपति जी, महामहिम। मैं तो ये यही भी सवाल गलत। ये सवाल की तरह ही आपके सामने रख देता हूं कि वो जो फोटो आई थी, हम महाराष्ट्र पे लौटेंगे, लेकिन वो जो तस्वीर आई थी, मुझे याद है राजू, आपको भी बचपन में हुआ होगा कि जब हम एग्जाम देने जाते थे तो माँ जो है वो जबरदस्ती, कितने भी देरी से हम भाग रहे हों, वो एक चम्मच दही चीनी खिला के भेजती थी, क्योंकि वो शुभ होता था। लेकिन वो एक परिवार का मामला था, राष्ट्रपति परिवार का हिस्सा नहीं होती। राष्ट्रपति देश की मुखिया हैं, उनके हाथ से ये दही खिलाने का जो फोटो आया है, उच्चतम पद के लिए पूर्ण सम्मान के साथ, लेकिन ये अपने आप में आपको क्वेश्चनेबल नहीं लगता है? आप किसी सर एक पार्टी के या किसी एक नेता को, क्या राहुल गांधी अगर जाते तो राहुल गांधी को वो दही खिलाती? या आज तक कांग्रेस के भी राष्ट्रपति रहे हैं, कांग्रेस के चुने हुए राष्ट्रपति भी रहे हैं, ज्ञानी जैल सिंह ने क्या कभी दही खिलाई थी राजीव गांधी को? मैंने तो कभी किसी राष्ट्रपति को अतिरिक्त प्रेम दिखाते हुए, मेरा बहुत सीधा मामला है कि अगर आप एक संवैधानिक पद पे हैं, मान लीजिए मैं एक कुर्सी पे बैठा हूं, आप एक कुर्सी पे बैठे हैं, तो हम अलग तरीके से मिलेंगे। घर पे जब बंद कमरे में मिलेंगे तो हम गले भी मिल सकते हैं, धौल धप्पा भी कर सकते हैं। लेकिन एक संवैधानिक, उच्चतम संवैधानिक पद पे बैठकर इस तरह का पर्सनल चीज दिखाना और उसका फोटो सोशल मीडिया में आना और वायरल होना, ये अपने आप में बहुत असम्मानजनक आपको नहीं लगता है? सर, सुप्रीम कोर्ट का एक हिस्सा है जो एक्स्ट्रा स्ट्रिक्चर पास करता है, इलेक्शन कमीशन के तीनों कमिश्नर है, अब राष्ट्रपति जी है। ये सारे लोग जो मोदी और शाह के प्रति अतिरिक्त प्रेम दिखा रहे हैं, तो उनको ये कहना चाहिए जनता को। अब जनता कह चुकी है, अब जनता अलग तरीके से भी कहेगी। ये कुर्सी ही तो है, जनाजा नहीं है, उठ जाइए, आपको हो नहीं रहा है तो आप जाके घर पे खिलाइए, आप एक व्यक्ति बनकर। देखिए, यही वो राष्ट्रपति है जिनको गर्भगृह में जाने के लिए मना ही कर दी थी। बाहर से राम, जो भी राम मंदिर जिसको कहते हैं वो बनाया था, तो प्रधानमंत्री अंदर तक गए और राष्ट्रपति जी बाद में आई, उस दिन नहीं, बाद में आई तो भी उनको गर्भगृह तक नहीं पहुंचने दिया, क्योंकि वो आदिवासी है और एक आदिवासी मुख्यमंत्री जेल में भी है। तो अब इनको दही खिलाना किस शिष्टाचार या किसी संवैधानिक मूल्य में बैठता है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं महाराष्ट्र पर फिर से आता हूं सर, आपका सवाल इंपॉर्टेंट है। सर, महाराष्ट्र में स्थिति ऐसी है ना कि 48 जो सांसद है, उसमें से 45 सांसद ठाकरे, पवार सीनियर और कांग्रेस के पास हैं, हो सकते थे। वो चुनाव आयोग का खेल है और एक्स्ट्रा वोट जो होते हैं पोस्टल बैलेट, वो मैंने एक नमूने के लिए कल डाला, वो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मुंबई की जो सीट है अमोल कीर्तिकर की, वो किस तरह से मैन्युपुलेट करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन का पूरा उसमें हाथ वो है। कितना, 48 वोट से जीते हैं 48 ना वहां वोटों पे? से वो सर पोस्टल बैलेट में वो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी होती है वहां पर, और वहां जहां बैठी हुई व्यक्ति थी उनके ऊपर बहुत सारी इंक्वायरी लगी हुई थी होमिसाइड की। तो उन्होंने उनके ऊपर दबाव लाया गया, क्योंकि पहले वो आगे थे बहुत, बाद में उनको डिक्लेयर किया घोषित विजेता। उनकी भी गलती थी कि 2 घंटा वो सर्टिफिकेट लेने नहीं गए। तो उसके अंदर उन्होंने, बीजेपी ने खेल किया वो अथॉरिटी को पकड़ के। तो ये नवनीत राणा, जब जहां पर आप पूछिए अमरावती में, महाराष्ट्र में, नवनीत राणा को जिताने के लिए पूरी सर्कस बैठी थी उनकी। वो डीएम जगन ही थे, तो कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर जानती है, और वो हुशार, यानी वो बहुत ही ब्रेव है, लेडी है। वो अंदर गई, वो बोली मेरी बाप के 4 और ये 5वीं इलेक्शन में देख रहे हो, आप क्या कर रहे हैं 3-3 घंटा, ये सर्टिफिकेट इशू करो। तब जाके पौने घंटा बाद, 45 मिनट्स बाद, उन्होंने खुद बोला मुझे, यशोमती जी ने, उनको सर्टिफिकेट इशू किया, नहीं तो नवनीत राणा के लिए ऊपर से फोन आ रहे थे सर। तो मंडी की सीट भी ऐसे ही नहीं जीती है सर कंगना। आप, बहुत सारा खेल हुआ है सर, इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से लिप्त है इस अपराध में, और इसका पूरा पूरा स्टैटिस्टिकल डेटा। सवाल तो खैर बनारस के चुनाव पर भी है, लेकिन चलिए। हाँ, तो जी। महाराष्ट्र में सर ये बात, इतनी ताकत है लोगों की इनके पास, तो ये चुप नहीं बैठे हैं सर। मेरे आकलन के अनुसार महाराष्ट्र इन्हें, और यूपी का भी मुझे तो मालूम है, आपको तो ज्यादा मालूम है, आपका होम स्टेट है, तो इतना जबरदस्त धक्का देने जा रहा है आने वाले समय में मोदी को, कि मोदी ने जो सारे संकेत, मर्यादा और लज्जा को छोड़कर जो शपथ ली है, वो पूरा तरह से बिखर जाएगा। मुझे लगा कल रात को कि हिंदी फिल्में बहुत ही फ्यूचरिस्टिक रही है सर। वो विलन को मार देता है हीरो, और हीरोइन को लेके जाने लगता है, तो आखिरी में एक बार विलन फिर से उठ जाता है और वो बंदूक तान देता है हीरो पे, फिर एक लड़ाई होती है और फिर विलन का वही खेल होने जा रहा है।
ये वो उठना है जाते जाते। लेकिन बात यह है सर, इसमें लोकतंत्र की, संविधान की, मर्यादाओं की, सभ्यता की, शिष्टाचार की और ह्यूमैनिटी की, मानवता की बहुत बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सर 2 लोग जेल में हैं अभी भी। और कई सारे सिविल राइट्स और जर्नलिस्ट है। उमर खलीद को तो ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ है, नसीब नहीं हुई उसकी। ये सारी चीजें जो हैं उसके ऊपर ये सरकार बैठ नहीं सकती सर ज्यादा दिन। ये कोलैप्स हो जाएगी। और महाराष्ट्र में मैं एक आपको एक 100। दो सीधे सवाल पूछूं। एक सीधा सवाल ये कि क्या शिंदे की शिवसेना टूट सकती है? क्या अजित पवार के साथ गए लोग वापस आ सकते हैं? और क्या ये मोदी सरकार के बहुमत के लिए खतरा बन सकता है? सर आपको बोलूं, वो लड़की की शादी में जैसे घूमते वैसे शिंदे और पवार, अजित पवार कल घूम रहे थे मोदी जी की शपथ ग्रहण समारोह में। उनको ये नहीं मालूम उनके लड़की ने कहीं और जगह भाग जाना तय किया है। और वो होता है ना कि शादी में घूम के वो लड़की जा रही किसी और के साथ। तो मैं ये मानता हूं कि शरद लड़कियां पवार। लड़कियां तभी किसी लड़कियां तभी किसी और के साथ जाती हैं जब बाप जरूरत से ज्यादा जबरदस्ती करते हैं। तो लड़कियों का और दोष नहीं दूसरा, होता, उस बापों मर्द का पे दोष ज्यादा होता है। नहीं, और उस मर्द पे ज्यादा भरोसा हो बाप से। और बिल्कुल। हालांकि ये बाप भी नहीं है बायोलॉजिकल सर, ये अवतार है। तो जी। जी। तो आपको मैं बताता हूं कि पवार और उद्धव एक सही वक्त का और सही पॉइंट का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए उनको ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहे। वरना जो जीती हुई ओके। सीट है ना एकनाथ शिंदे की, वो भी हार में बदलने जाएगी। वो तो उद्धव है कि जो रोके रखे हैं। मैं जानता हूं सर, 4 लोग तो मैं ही जानता हूं डायरेक्ट, 5 भी जानता हूं। चलिए। और ऐसे धड़ाम से गिरेगा ना ये इनका नौट, क्योंकि अजीत दादा के साथ तो उनका तो एक ही एमपी आया है, वो सुनील तटकरे। वो सुनील तटकरे हम्म। उनके साथ रहेंगे, लेकिन एमएलएस क्यों रहेंगे उनके साथ? और सिंबल का क्या, सिंबल वापस मिलेंगे उद्धव को और पवार साहब को, कैसे रखेंगे वो? और क्या आप सारी चीजों को देखते हुए महाराष्ट्र में बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है, जैसा यूपी में होने जा रहा है। तो मोदी इसी बात को डर के वो सोच रहे हैं कि अभी फिर से मैं दमन करूं, फिर से निरंकुश सत्ता करूं। कुछ नहीं होगा। और जो सवाल के पर हम आ रहे थे, चंद्रबाबू के बेटे ने ही मांग कर लिया पेगासस की बात करो। तो पिता को पूछे बिना तो किया नहीं होगा सर इसने। सवाल ही नहीं उठता है। तो ये बहुत श्रूड खेल होने जा रहा है, और जो खेल आज तक 10 साल में मोदी शाह ने लोगों के साथ खेला, वही उनके साथ खेला जा रहा है। नाड़ा ढीला अगर फिर करके मैं एक रखा है उनका। पॉइंटेड अगर फिर मैं एक पॉइंटेड सवाल पे आपको ले जाऊं कि क्या अमित शाह के युग का समापन हो रहा है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जो मेरे पास संकेत हैं, कि सबकी जिद एक ही है कि अमित शाह गृह मंत्री ना रहें, और अगर गृह मंत्री बनते भी हैं तो उन पर नकेल कसने के लिए हमारा गृह राज्य मंत्री और हमारे कुछ ऑफिसर्स हों। सर और अमित, अगर अमित शाह गृह मंत्री नहीं होंगे, उनके हाथ में ईडी सीबीआई सब नहीं होगी, तो ऑपरेशन लोटस कराना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अमित शाह का कोई युग नहीं था सर। अमित शाह वॉज अ मेड ऑफिसर। तो आपको आपको तो पूरा कम्युनिज्म का इतिहास मालूम है। तो स्टालिन के जो लवातिया बेरिया बेरिया हुआ करते थे, वो मोदी के बेरिया है। अब बेरिया कौन सा युग क्रिएट किए हैं? अब आप ये कह सकते हैं कि स्टालिन का युग था, लेकिन बेरिया का कोई युग नहीं था। और बेरिया बस ऑफिसर है, वो जो जब चाहे जिसको शो मी अ मैन आई विल शो हिज क्राइम, ये बेरिया की लाइन थी, वही अमित शाह की लाइन रही। आदमी दिखाओ, बस उसका क्राइम मैं कर दूंगा बराबर। तो उन्होंने एजेंसीज को यानी डेमोक्रेटिक एजेंसीज को, डेमोक्रेटिक सिस्टम को उन्होंने माफिया तंत्र में बदल डाला। तो उनका खत्म होना, उनका पतन होना निश्चित था उस पहले दिन। लेकिन वो तो बस एक दवा होती है ना, एक्सपायरी डेट का इंतजार करती है अलमारी में बैठ के। वो है वो एक्सपायरी डेट जा चुकी है, बस लोगों का नजर नहीं गई कि एक्सपायरी डेट जा चुकी है इस दवा की। अच्छा, कल एक अजीब दृश्य हम लोगों ने देखा। संसद भवन से महात्मा गांधी की मूर्ति हटाई गई और साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को भी हटाया गया। अब मैं पिछले 4-5 साल से महाराष्ट्र इतना जाता रहा हूं। हम लोग पहले शिवाजी कहते थे, हम लोग जब यूपी में हम शिवाजी ही कहते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि वहां बातचीत चल रही थी और इनफॉर्मल बातचीत थी, हम लोग सब बैठे थे, चाय पी रहे थे। मैंने कहा शिवाजी, तुरंत किसी ने टोका, एंड ही वाज वेरी प्रोग्रेसिव पर्सन, कॉल हिम छत्रपति शिवाजी महाराज। तब से मेरी आदत पड़ गई है। तो जिस महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की ऐसी इज्जत है, ऐसा सम्मान है, कि मैंने एक आदमी नहीं देखा अपने पूरे जीवन में मराठी जो छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए कोई बुरा शब्द कहता हो या उनके प्रति कोई अपमानजनक भाव रखता हो। हर जो मराठी है उसके मन में एक शानदार छवि है उसकी। उनकी मूर्ति को संसद से हटाना,
यू डोंट थिंक कि ये विनाश काले विपरीत बुद्धि टाइप की चीज है? सर, महाराष्ट्र के लिए उन्होंने 2 मूर्तियाँ हटाई, एक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की और दूसरे मैं छत्रपति वहां शिवाजी मैं महाराज। जोड़ देता उसको, जिस बिल्कुल। संविधान का नमन करने गए थे प्रधानमंत्री, उसके शिल्पकार की मूर्ति जो महाराष्ट्र से हैं, उनकी भी हटाई उन्होंने। देखिए, ये 2 और मूर्तियाँ। बाबा साहब को अपने मराठी होने को लेकर अलग से एक अतिरिक्त गर्व हमेशा रहा है। जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ा है वो जानते हैं कि उन्होंने नहीं कभी इस और चीज को छुपाने की कोशिश नहीं की। नहीं सर, और मैं और एक बात बताता हूँ बाबा साहब आम्बेडकर की। बाबा साहब आम्बेडकर ने गुजरात के खिलाफ इतना जबरदस्त लिखा है किताब है उनकी। आई नो। और जी। उसमें लिखा है कि ये जो मुंबई है, वो महाराष्ट्र की इसलिए है कि मुंबई को पानी महाराष्ट्र से आता है और जब चाहे हम पानी पिला सकते हैं गुजरातियों को। ये लिखा है, मेरे पास किताब है, अभी भी निकाल के अलमारी से मैं पढ़ के बता सकता हूँ। तो ये जी। सारी बातें जो है ना, तो इनको इतनी महंगी देखिए, आज तक शिवाजी महाराज पे या छत्रपति शिवाजी महाराज या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पे किसने बात भी की गलत, तो वो अपनी सार्वजनिक जीवन से पूरे उठ गया है। इनके हाथ उठ गए ना उठाने के लिए उनकी मूर्तियां, वो मूर्तियां नहीं है सर, वो महाराष्ट्र की श्रद्धा है। और वो श्रद्धा ऐसी नहीं है सर, वो धर्मनिरपेक्षता, उच्च विचार, केंद्र सत्ता के खिलाफ बगावत करने की हिम्मत और आखिरी आदमी का विकास करने की दृष्टि, ये सारी छत्रपति शिवाजी महाराज में भी थी उस समय में जब लोकतंत्र था ही नहीं। और जो भारत आधुनिक है उसका लोकतंत्र बहाल करने में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। आपको एक बात मैंने बोली थी शायद और फिर से बोलना चाहूंगा। उस वक्त वो संविधान समिति की बैठक हुआ तो उसमें कहा था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कि अभी 36% ही साक्षरता है, तो जो साक्षर लोग हैं उन्हीं को वोटिंग का अधिकार दिया जाए, वो निरक्षर लोग हैं वो गलती करेंगे तो उनको मत दीजिए। तो उन्होंने भाषण में ये कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि भारत के साक्षर लोग जब लोकतंत्र को डुबाने लगेंगे तब निरक्षर बिल्कुल। लोग उसे बचा लेंगे। वो 26 में हमने देखा पूरी तरह से व्हाट्सएप ग्रुप पे सारे बिल्कुल। डॉक्टर, आईआईटीएन, आईआईएम वाले, आनंद महेंद्रू कह रहे थे सर प्राइम मिनिस्टर साहब लाइट इज कमिंग फ्रॉम यू। तब लाके छोटे छोटे रिक्शा वाले, ठेले वाले लोग लोकतंत्र बचाने के लिए खड़े रहे। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये वो शख्स थे। वो शख्स की मूर्ति हटाना या उनको हाथ डालना, यानी महाराष्ट्र के गिरेबान में आप इन्होंने हाथ डाला है और वो उनकी अस्मिता को नहीं भूलने की कोशिश की थी। और दूसरी बात, शिवाजी महाराज ने वो व्यक्ति है जिन्होंने ब्रिटिशों की मदद करने की वजह से गुजराती सूरत लूट ली थी 2 बार। तो आपको मालूम है वो बोले थे, लिखा था खत, सूरत को बदसूरत कर दो, ये उनके शब्द है। तो आप समझ लीजिए उनका उनका स्टैचू और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का स्टैचू हटाना, इसका मतलब महाराष्ट्र में अमित शाह पैर नहीं रख पाएंगे एक दिन। और वैसे भी वो कहीं भी पैर नहीं रख पाएंगे। लेकिन वो तो महाराष्ट्र की बात आप कर रहे हैं, इसलिए मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। देखिए, कितना भी बड़ा माफिया हो, लोगों का साथ ना हो तो माफिया भी नहीं चला सकता या राजनेता भी नहीं चला सकता। देखिए, डिक्टेटर को भी पॉपुलैरिटी जरूरी है। बहुत अब जरूरी फिर है। होके आप डिक्टेटर भी नहीं रह सकते। इन्होंने अपनी एक सारी मर्यादा को लांघ दिया है। बिल्कुल। और महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर या छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्तियां सिर्फ मूर्तियां नहीं होती। राजू बहुत विस्तार से बता रहे थे कि उन मूर्तियों का मतलब क्या होता है। अहिंसक संघर्ष, आजादी की पूरी लड़ाई, केंद्रीय सत्ता को चुनौती और सबसे निचले पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को साथ लेकर चलने की, आगे बढ़ाने की संवैधानिक जिद। इन 3 चीजों का प्रतीक हैं बाबा साहब, छत्रपति शिवाजी महाराज और महात्मा गांधी। उनकी मूर्तियां हटाकर क्या मिलेगा, ये मेरे लिए भी समझना आसान नहीं है। और मजेदार बात यह है कि शिंदे, जो अपने आप को असली शिवसेना कहते हैं, और वहां शिव जो है वो छत्रपति शिवाजी के लिए ही है, वो कैसे आंख मूंदकर, कल तो दिल्ली में ही थे, कैसे आंख मूंदकर ये सारा कुछ देख रहे थे। और जैसा राजू भाई ने कहा कि शादी में जैसे लोग घूमते हैं वैसे घूम रहे थे। मराठी लोग ये भी याद रखेंगे। महाराष्ट्र से चूंकि इधर पिछले दिनों मेरा बहुत अच्छा रिश्ता बना है, मोदी जी वाला रिश्ता नहीं बना है, मैं जाता हूं और मैं आपको बता सकता हूं मिसल पाव कहाँ अच्छा मिलता है। कोल्हापुर में वो व्हाइट करी वाला जो मटन होता है, पांडरा रसा, वो हाँ, सारा हाँ। कुछ मैं आपको बता सकता हूं। इस तरह से मैंने घूमा है महाराष्ट्र पिछले 3-4 सालों में। तो मैं ये जानता हूं कि महाराष्ट्र न तो बाबा साहब का अपमान सह सकता है और ना ही वो छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान सह सकता है। ये अद्भुत कॉम्बिनेशन है। जी, मराठा से मैं आ रहा था, एक सवाल पूछ ही लेता हूं वो, कि मराठाओं का जो आरक्षण को लेकर आंदोलन था, जब शिवाजी की बात चली है तो चलेगी, उसको लेकर उसका कितना असर पड़ा था?
सर बहुत और जो पंकजा भी आप मुंडे, कहना चाहें अपनी बात कंक्लूड कर दीजिए। नहीं वो तो आखिरी लाइन है, यानी पंच लाइन है उसकी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मराठा आरक्षण, ये इतनी पंकजा मुंडे से आप पूछिए, वहां जाकर धनंजय मुंडे ने कहा कि क्या वो उन्होंने कहा जरांगे पाटिल के लिए वो गावठी मिथुन क्या कर रहा है, यानी यानी ऐसी बात की तो मिथुन यानी मिथुन चक्रवर्ती जैसे उनकी बाल है इसलिए, तो पूरा मराठाओं ने वोट ही नहीं दिया, पंकजा मुंडे पिट गई वहां। और बहुत बहुत सारे उम्मीदवार है जिनकी मराठाओं ने भर पिटवाई। देखिए, मराठा वो कम्युनिटी है जो बहुत सीधी है, यानी मराठा कोई कम्युनिटी नहीं, एक्चुअली वो कुणबी है। समझ लीजिए आप, कुणबी है, कुणबी हाँ। है, महाराज कुणबी थे। हुँ, हुँ, मराठा तो हम सब का मराठा है, महाराष्ट्र में जो रहता हुँ, है वो मराठा है, यानी जो हमारे यहाँ बिल्कुल। जैन आए हैं मराठी, यानी भाऊराव पाटिल वगैरह, वो भी मराठा ही है, हम मराठा ही मानते हैं उनको। मराठा कम्युनिटी तो वो कुणबी कम्युनिटी, लेकिन वो मराठा कम्युनिटी जो है उनको आरक्षण के लिए वो सेंसिटिव इसलिए है कि उनकी जो सामंती जो लोग हैं, 10 12 50 फैमिलीज, वो छोड़ के उनका विकास होना भी जरूरी है। और ना वो जनरल कैटेगरी में आते हैं, इसलिए उनको ना आरक्षण मिलता है, ना उनको सुविधाएं मिलती हैं, और दोनों तरह से वो दब जाते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि किसी की रोटी वो छीनना नहीं चाहते, वो अपनी अपनी एक अलग कुछ मांग है उनकी, शिक्षा दीक्षा में वगैरह चाहते हैं। वो सही गलत टेक्निकल नॉन टेक्निकल वो बात तो बाद में की जा सकती है, लेकिन इन्होंने उनका मजाक उड़ाया, इन्होंने उनका मजाक उड़ाया, उनको लाठियां बरसाई उन पर, औरतें बच्चे बूढ़े कुछ नहीं देखा। इनको क्या मिला ऐसा करके, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और जो बातें की वो सब झूठ निकली। ये ना एकनाथ शिंदे ने, ना अजित पवार, देखिए मराठा, यानी अजित पवार एकनाथ शिंदे दोनों मराठा है कम्युनिटी वाइज, यानी कुणबी बेसिकली वो मराठा है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया उनके लिए, उसका दर्द उनको बहुत ज्यादा है। और मैं जो कहना चाहता था आपको मैं बताता हूँ, वो लाइन है मेरी, वो लाइन पे मैं रोकता हूँ अपने आप को। अरे, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो शख्स है जो जिनके पास सिर्फ 300 लोग थे, तब बहुत बड़े आदिल शाह, कुतुब शाह और निजाम शाह का बंदोबस्त उन्होंने करा, उन्हें ठिकाने लगा दिया। तो अमित शाह क्या चीज है सर, उनका स्टैचू ही काफी है उसके लिए। बस इसी पॉइंट पे हम आज की बातचीत खत्म करते हैं। आगे भी इस तरह के मुद्दों पे बात करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया राजू भाई। थैंक यू सर।